Good morning, friends. Welcome back, all of you. Myself रंजित और आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं इस छोटे से सेशन में, जिसमें मैं वर्तमान में चली आ रही विभिन्न घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और उसके संबंधित जो प्रश्न उठ रहे हैं उस पर विचार करूंगा। छोटा छोटा सेशन होगा, छोटा छोटा इसमें जिक्र होगा, तो इस वीडियो को देखिए। अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार मेरे लिए मनोबल का काम करेगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड स्प्रेड दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना 1971, जिसके संबंध में कानून बताता है कि न्यायालय की अवमानना कब शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल, और हाई कोर्ट के मामले में एडवोकेट जनरल, और आपराधिक अवमानना शुरू करने के लिए न्यायालय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि यदि प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता की लिखित सहमति अति आवश्यक है। ध्यान रहे, अगर कोर्ट की अवमानना किसी निजी व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना हो तो आपको अटॉर्नी जनरल से, और हाई कोर्ट में जाना हो तो आपको एडवोकेट जनरल से लिखित सहमति चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य होती है यदि कोई एक निजी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है। हालांकि जब न्यायालय स्वयं अवमानना का मामला दायर करती है यानी सुओ मोटो लेती है, जैसा कि हाल में प्रशांत भूषण के मामले में लिया गया था, तो अटॉर्नी जनरल की सहमति कोई जरूरी नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना होने पर सुओ मोटो ले सकती है, तो जी हां, बिल्कुल ले सकती है। संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामलों को शुरू करने की शक्ति प्रदान करने की बात करता है। तो कुछ बातें 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें दो बातें निकल कर आई कि अगर कोई निजी व्यक्ति कोर्ट की अवमानना शुरू करना चाहता है तो इसके लिए अटॉर्नी जनरल, और अगर हाई कोर्ट जाना चाहता है तो एडवोकेट जनरल की लिखित सहमति, और उसके समकक्ष जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं और बाकी जो हाई कोर्ट में जो होते हैं उनके लिखित सहमति अनिवार्य है। दूसरी बात, इससे संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना पर सुओ मोटो ले सकता है? क्या स्वतः संज्ञान ले सकती है? तो बिल्कुल ले सकती है। ओके, ये बात समझ में आ गया। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि अटॉर्नी जनरल की सहमति निजी मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी मामले हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 32। अभी बहुत चर्चा में रहा, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 32 के बारे में, यानी अनुच्छेद 32, यह संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों में से एक है। आर्टिकल 32, यू नो अबाउट दैट, फंडामेंटल राइट स्टार्टेड फ्रॉम 12 to 35, 12 से 35 तक में आर्टिकल फंडामेंटल भाग 3 मौलिक अधिकार का चर्चा है। उसमें 32 आर्टिकल, अनुच्छेद 32, जो कि बताता है कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था कि यह संविधान की आत्मा है, हृदय है, और इसके बिना बाकी जो मौलिक अधिकार है वो पानी के समान है, क्योंकि आप इसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकते हैं अगर ये आपके पास है नहीं तो। ऑटोमेटिक यू कैन सिंपली से आर्टिकल 32 इज द प्रोटेक्शन एट द गाइडर। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करवाने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में, ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार आपको दिया जाता है। अगर आपके मौलिक अधिकार, केवल मौलिक अधिकार ही अगर आपके उल्लंघन होते हैं, छीने जाते हैं, कम किए जाते हैं, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने के हकदार हैं। इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी को भी लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश या आदेश या रीट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी समुचित लगता हो उसको निकालने की शक्ति प्राप्त है। संविधान द्वारा अन्यथा जब तक ना कहा जाए, इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। जब तक संविधान नहीं कहता है तब तक ऐसे अधिकार जो आपको बताए गए
ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन 1975 के आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर का एक केस है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने एक फैसला सुनाया, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित रहेगा। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, याद रखिएगा, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में 1975 के दौरान 5 जजों की पीठ बैठी और उसमें कहा गया कि आर्टिकल 32 आपातकाल के दौरान सस्पेंडेड रह जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को आपको निलंबित करेगा। ध्यान रहे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। ये 1978 के 44वां संविधान संशोधन से निकल कर आया था, लेकिन अगर कहा जाए तो मूल रूप से ऐसा नहीं था। सिविल या आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध पहला उपाय ट्रायल न्यायालय होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील की जाती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में आपको जैसा बताया गया कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, अपील कर सकता है। हालांकि अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 का तरह कोई मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। और याद रखिएगा, आर्टिकल 32 का जो अधिकार क्षेत्र है, ये जो सीमा क्षेत्र है, वो आर्टिकल 226 से थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 226 का इस्तेमाल केवल मौलिक अधिकारों को लागू करवाने, इन्फोर्स करने के लिए जारी नहीं किया था, बल्कि हाईकोर्ट के कुछ और भी मामले हैं, जैसे कानूनी दावपेच हो, उसमें भी आप अपील कर सकते हैं 226 के तहत, यानी हाईकोर्ट जा सकते हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आत्मा संविधान की मूल भावना, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। दैट कुड बी नॉट रीस्ट्रक्चर्ड, इसको हटाया नहीं सकता है, सस्पेंड नहीं किया सकता है 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, और 226 हाईकोर्ट के संबंध में है। दोनों में डिफरेंस जान जाइए। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं संसद के सत्र के बारे में। देखिए, भारत में संसद के सत्र से संबंधित एक यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था दिस ईयर 2020। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। भारत में संसद सत्रों की एक निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है। ध्यान रहे, भारत में संसद की कोई निश्चित तिथि नहीं है कि सत्र इतना दिन होगा। हाँ, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि किसी भी एक सत्र और एक सत्रावसान के बीच जो समय अवधि हो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 सत्रों के बीच समय अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। 6 महीने के बीच में 2 सत्र होना जरूरी है। अगर कहा जाए तो संसद का एक वर्ष में 3 सत्र जनरली होता है, लेकिन कहा जाए कि 3 सत्र होना अनिवार्य है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आमतौर पर बजट सत्र जो होता है सबसे लंबा, जो जनवरी के अंत से शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। सत्रों में अवकाश ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्ताव पर चर्चा करें। अवकाश इसलिए होता है ताकि संसदीय समितियां जो होती है, जो जटिल कामों करती है, उसमें विश्लेषण करती है, तार्किक ढंग से विचार करती है, ताकि संसद को उस पर गहन चर्चा जो नहीं होता है, ताकि संसदों को जो बेहतर ज्ञान और जनता उससे प्रभावित हो, तो संसदीय समितियां होती है। उसके बारे में कभी और चर्चा होगा, लेकिन ध्यान रहे संसदीय समितियां इसलिए बैठती है ताकि संसद का जो विचार विमर्श, जो उसके मूल भावना है, उसका सही ढंग से जनता के पास जाए, उसके लिए बनाया गया। क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं है और जटिल चर्चा हो नहीं सकता है। तो संसद का सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कई अनुच्छेदों की तरह यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि संसद का सत्र किस एक्ट से आया है या कहां से है, किस देश से है, तो भूल मत जाइएगा, ये केवल और केवल भारत के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट था, उसी से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस। अगला चलते हैं भारत संविधान के अनुसार राज्यपाल के कार्यों के बारे में। देखिए, आपको पता होगा संविधान का अनुच्छेद 174 है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। ध्यान रहे, समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जहां वह ठीक समझे, मतलब राज्यपाल जहां ठीक समझे,
ठीक है, ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, आमंत्रण करेगा, और उसके किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच नियत तारीख के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सत्र के प्रथम बैठक और आगामी सत्र के आने वाले सत्र के आगामी पहले बैठक के बीच 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, यद्यपि सदन को आहूत करना राज्यपाल का विशेषाधिकार है, दिस इज ए प्रिविलेज ऑफ आवर गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल को आहूत करना, सदन को आहूत करना का विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके संबंध में बहुत से विचार व्यक्त किए गए हैं, चाहे पूंछी कमीशन हो, सरकारिया कमीशन हो, एसआर बम्बई वाद का केस हो, इसमें बहुत से लैंडमार्क जजमेंट है, ऐसे ऐसे जजमेंट है जिसमें राज्यपाल की भूमिकाओं को, जो लगातार हमेशा विवाद में रहता है, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के एक तरह से क्या कहते हैं उसको, मतलब जिस तरह से वो एक सेतु के रूप में काम करता है, एक तरफ से केंद्र सरकार, दूसरी तरफ से राज्य सरकार, दोनों के बीच में एक गांठ का काम करता है, रस्सी का काम करता है, कि राज्यपाल की भूमिका हमेशा विवादित रही है। तो आर्टिकल 163 में स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार की बात कही गई है, लेकिन ध्यान रहे अंतिम रूप से विवेकाधिकार का इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं कि हर मामले में आर्बिट्री रूप से अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें, ऐसा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सलाह लेना, मशवरा लेना उसका अनिवार्य तत्व है। इसलिए राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करता है। यह उनकी इच्छा पर नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर होता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना सदन को आहूत कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री बहुमत खो दे और सदन के विधायक सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ, या फिर सदन के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, या फिर बजट पास ना हो, तो राज्यपाल को सदन को आहूत करने का निर्णय कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के कार्यों, जब वह विवेक अधीन हो, शक्तियों का उपयोग करता हो, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 356। यू नो अबाउट दैट। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ जान लीजिए। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार दिया गया है कि यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे कि राज्य की सरकार संविधान के जो नियम है, प्रावधान है, या संवैधानिक मशीनरी उसकी फैल हो चुकी है, तो राष्ट्रपति शासन इसमें लगाया जा सकता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के या रिपोर्ट पर, अन्यथा किसी तरह से अगर उसको ऐसा लगता है, उसको अनुभव ही हो गया हो, तो वह वहां पर राज्यपाल के बिना पूछे ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर उसको अनुमोदन, उसको रेटिफिकेशन कराना अनिवार्य है, होना ही चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति 6 महीने तक जारी रहता है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू स्टडी अबाउट इट। देखिए, इस वीडियो का संक्षिप्त मकसद यही है कि छोटे छोटे जो वर्तमान में चर्चा में रहे हैं घटनाएं, उन घटनाओं से जो संबंधित प्रश्न बनकर उठ सकते हैं, उनके संबंध में जो जानकारी है लिटिल बिट, ना कि डिटेल में, आपको अगर रखना है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।